हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डिजिटली। मैं सुरेश सोनी। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक करेक्ट ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। हम हिंदी से इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। यह सीखने के लिए कृपया आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें किस तरह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कभी भी हम जब हिंदी टॉपिक से हिंदी अनुवाद से इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह मेक करते हैं। हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा हो तो पहले आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाता हूं। मैं सब्जेक्ट हुआ, बाजार ऑब्जेक्ट हुआ, जाता हूं ये वर्ब। जब हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो बस केवल क्या करते हैं, सब्जेक्ट अपना सेम पोजीशन में रहता है, वर्ब बीच में आ जाती है, ऑब्जेक्ट बाद में पहुंच जाता है। तात्पर्य हुआ मैं जाता हूं बाजार, मैं जाता हूं बाजार। आई गो टू मार्केट। यहां सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ऐसा हिंदी में होता है। जब हम उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट, बीच में वर्ब, बाद में ऑब्जेक्ट। हाँ, सेंटेंस यदि लेंदी हो बाद में कॉम्प्लीमेंट जुड़ जाता है। जितने भी वर्ड सेंटेंस को पूरा करें, कंप्लीट करें, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सेंटेंस लेंदी हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं, अलग अलग पार्ट्स में इसको बांट लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट को देखा हमने, यदि कोई सेंटेंस लेंदी है तो सब्जेक्ट कैसा होता है। सब्जेक्ट में 4 भाग, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, नाउन, एडजेक्टिव फ्रेज। पहले डिटरमिनर को लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव को, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। दाना, DANA। इस रूप से हम इस सब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में सबसे पहले डिटरमिनर लाएंगे, इसके बाद एडजेक्टिव लाएंगे, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। सेम वे यही तरीका रहेगा। डिटरमिनर को कैसे पहचानें? डिटरमिनर क्या है? डिटरमिनर इसे कहते हैं संख्या, सीमा, निर्धारक शब्द। जिन शब्दों के द्वारा संख्या, सीमा का निर्धारण किया जाए वो डिटरमिनर कहलाते हैं। किसी भी सेंटेंस को मेक करें, मेक करने से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमिनर को तलाशेंगे। डिटरमिनर कहलाता है संख्या, सीमा, निर्धारक शब्द। फॉर एग्जाम्पल में ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी, मैनी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, फ्यू, ऑल, माई, योर,
हेज etc। ये वर्ड जो होते हैं ये कहलाते हैं डिटर्मिनर। जब हम हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम डिटर्मिनर को देखेंगे। डिटर्मिनर के लिए ये वर्ड सबसे पहले यूज किए जाएंगे। डिटर्मिनर के बाद आया एडजेक्टिव, फिर आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके विशेषता को बताए, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि डिटर्मिनर आता है, डिटर्मिनर के बाद आता है एडजेक्टिव, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में टॉल, स्मॉल, वेग, रेड, ब्लैक etc। कई ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव। जब हम ट्रांसलेट करें, सबसे पहले डिटर्मिनर देखें, इसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद जो तीसरा नंबर आता है वो होता है नाउन, संज्ञा। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के भाव को उत्पन्न करने वाले शब्द नाउन कहलाते हैं। किसी भी सेंटेंस को जब मेक करेंगे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज हो या ना हो, पर नाउन अवश्य होता है। विदाउट नाउन अ सेंटेंस कैन नॉट बी कंप्लीटेड। अगर एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो नाउन होना कंपलसरी है। इसलिए बिना नाउन के कोई सेंटेंस मेक नहीं हो सकता। तो पहले डिटर्मिनर आया, फिर एडजेक्टिव आया, फिर नाउन आया, नाउन के बाद आया एडजेक्टिवल फ्रेज। इसे कहते हैं विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य जब एक शब्द किसी नाउन को क्वालिफाई करे, वन वर्ड यदि किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो नाउन से पूर्व यूज किया जाता है। और जब कई वर्ड्स एक साथ मिलकर किसी नाउन को क्वालिफाई करें तो उनको नाउन के बाद यूज किया जाता है। तो ये सब्जेक्ट का भाग हुआ कि पहले डिटर्मिनर आया, प्लस एडजेक्टिव आया, प्लस नाउन आया, प्लस एडजेक्टिवल फ्रेज आया। ये कंप्लीट हुआ अपना सब्जेक्ट। केवल हमने यहाँ सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट को हमने डिवाइड किया, चूंकि सेंटेंस लेंदी है। जैसे एक सम्मानित कुल के सभी सदस्य एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। एक सम्मानित कुल के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ रिस्पेक्टेड फैमिली, ये सब्जेक्ट हुआ। ऑल और दी ये डिटर्मिनर हुआ। मेंबर ये नाउन हुआ। ऑफ अ रिस्पेक्टेड फैमिली ये एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव नहीं आया। जिसमें एडजेक्टिव आए उसमें एडजेक्टिव लिखना है। बस हमको तलाश करनी है, हमको उसको क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनर, इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन, इसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। फिर हम देखते हैं वर्ब। वर्ब दूसरे नंबर पर आती है वर्ब। हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन में हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट में करते समय वर्ब ओनली टू प्रकार, टू काइंड्स। एक हेल्पिंग वर्ब, इसे कहते हैं सहायक क्रिया। दूसरे मेन वर्ब,
इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। जो क्रिया मेन वर्ब के साथ सहयोग करके वाक्य के अर्थ को पूरा करती है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और जिन शब्दों में किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद मेन वर्ब आएगी। फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब हम मेक करते हैं तो ऑब्जेक्ट में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। प्रत्यक्ष कर्म अर्थात निर्जीव कर्म। निर्जीव वस्तु के लिए ये यूज किया जाता है। जैसे उसने मुझे एक पेन दिया, उसने मुझे एक पेन दिया, तो एक पेन ये निर्जीव है, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अप्रत्यक्ष कर्म है। अप्रत्यक्ष रूप में जिस कर्म का, जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे दूसरी भाषा में कहते हैं सजीव कर्म। सजीव कर्म ये कौन होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इटीसी। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब हमने सेंटेंस को मेक किया, पहले डिटरमिनर आया, फिर एडजेक्टिव आया, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव फ्रेज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब लास्ट में जितने वर्ड्स बचे हैं, जितना सेंटेंस शेष बचे, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये कहलाता है पूरक शब्द। ये सेंटेंस के अधूरेपन को पूरा करता है। जब हम सब्जेक्ट निकाल लें, वर्ब निकाल लें, ऑब्जेक्ट निकाल लें, इसके बाद शेष जो वर्ड्स बचे उन्हें कॉम्प्लीमेंट बनाकर लास्ट में डाल दें। इस तरह एक सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ट्रिक है, याद रहे, जब हम हिंदी में किसी सेंटेंस को मेक करते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है, बीच में ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में वर्ब आती है। जब हम उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो पहले सब्जेक्ट, वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी क्रम में इस सेंटेंस को मेक करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।